अर्ज किया है, कोई कितना भी डरा ले नहीं डरेंगे हम, कोई कितना भी डरा ले नहीं डरेंगे हम। इस लेक्चर में देखेंगे एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका द 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स देख रहे थे, जहां पे ऑलरेडी हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, बिल्कुल भी मिस मत करना। फटाफट जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स को देख लो। तो अपनी इसी रियल नंबर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए अगला लेक्चर देखेंगे सर, जहां पे एक बहुत शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की पूरी कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां सर, एक ऐसा खतरनाक टॉपिक जिससे क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते हैं। प्रॉब्लम यही है सर कि प्रॉब्लम पढ़ के ये समझ में नहीं आता है कि सॉल्व करने के लिए एचसीएफ लगाया जाए या एलसीएम लगाया जाए। लेकिन प्रिंस सर के रहते हुए डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से प्रिंस सर ने एचसीएफ वाले वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए पॉइंटर्स बताए थे, वैसे ही एलसीएम के लिए भी पॉइंटर्स देखेंगे, जिनको दिमाग में रखोगे तो एलसीएम वाले हर एक वर्ड प्रॉब्लम को धुएं में उड़ा दोगे। तो फटाफट तरीके से अपने पॉइंटर्स देख लेते हैं। पहला पॉइंटर यह है सर कि आप लोगों को कम से कम इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि सवाल पढ़ के यह समझ में आ जाए कि सवाल में क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अब दूसरा पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। दूसरा पॉइंटर कहता है सर कि घोड़ों का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो घोड़ा ही आएगा, कभी भी गधा नहीं आ सकता। इसी तरीके से मान लो आमों का एलसीएम निकालिएगा तो आम ही आएगा, कभी भी अमरूद नहीं आ सकता। जिस वैरायटी के चीज का हम एलसीएम निकालते हैं सर, हमारा रिजल्ट भी उसी वैरायटी का आता है, किसी दूसरे वैरायटी का नहीं आता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंटर क्या है सर, तो लास्ट पॉइंटर याद रखिएगा कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज नेवर लेस देन द गिवन नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गिवन नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता है सर। तो ये तीनों पॉइंटर्स अगर आपके दिमाग में है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एलसीएम वाले हर एक वर्ड प्रॉब्लम को धुएं में उड़ा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अब अपने एलसीएम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स की वैरायटी का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवीश टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? फिलहाल यहां तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंटर को यूज करते हुए मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में बोला क्या जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है सर कि एक सर्कुलर शेप की फील्ड है और इस फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर शेप की ट्रैक है जहां पे लोग साइकिलिंग करते हैं। आगे कहा गया है कि दो दोस्त है प्रिया और रवीश, ये भी यहां पे साइकिलिंग करने आते हैं। मुझे बोला जा रहा है कि इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं। यहीं पे इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में रवीश को 12 मिनट लगते हैं। जिससे ये क्लियर हो जाता है सर कि इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में रवीश को प्रिया के कंपैरिजन में कम टाइम लगता है, यानी कि रवीश के साइकिलिंग की स्पीड प्रिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आगे ये कहा जा रहा है सर कि इस ट्रैक पे बिल्कुल रैंडम तरीके से कहीं पे भी एक स्टार्टिंग लाइन को, एक स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर किया गया है जहां पे रवीश और प्रिया दोनों एक साथ हैं। यानी कि सवाल के अनुसार मान लो अपने ट्रैक पे बिल्कुल रैंडम तरीके से हमने यहां कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग लाइन को कंसीडर कर लिया। सवाल के अनुसार यहां पे प्रिया और रवीश एक साथ है सर। अब इस सिचुएशन के लिए सवाल हमसे कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग लाइन पे ये दोनों लोग एक साथ हैं और एक ही समय पे, एक ही डायरेक्शन में ये साइकिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब
इस वाले सिचुएशन के लिए सवाल हमसे ये पूछता है कि बताइए ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे। तो अब सवाल हमसे ये पूछता है कि बताइए ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे। सवाल सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार और फटाफट तरीके से समराइज करवा देता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सर्कुलर शेप की फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप की ट्रैक है जहां पे लोग साइकिलिंग करने आते हैं। दो दोस्त है प्रिया और रवीश, ये भी यहां पे साइकिलिंग करने आते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में प्रिया को लगते हैं 18 मिनट जबकि रवीश को लगते हैं सिर्फ 12 मिनट, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि रवीश को ट्रैक का एक चक्कर लगाने में प्रिया के कंपैरिजन में कम टाइम लगता है, यानी कि रवीश के साइकिलिंग की स्पीड प्रिया के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा है सर। अब कहा जा रहा है कि इस ट्रैक पे रैंडम तरीके से एक स्टार्टिंग पॉइंट को, एक स्टार्टिंग लाइन को कंसीडर किया गया है जहां पे ये दोनों लोग एक साथ हैं। तो रैंडमली कहीं पे ट्रैक पे स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर कर लिया सर। तो यहां पे दोनों एक साथ हैं और एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ये साइकिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिचुएशन बन रही है इसके लिए सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे। तो सवाल क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल अब हो जाना चाहिए सर। अब ये पूरी कहानी में ना आपके दिमाग में दो डाउट आएंगे। सबसे पहला डाउट यह आएगा कि सर सवाल ने पूछा कि ये दोनों लोग दोबारा से कितनी देर के बाद मिलेंगे और सवाल ने यह बताया ही नहीं कि पहली बार ये कब मिले थे। आप कहोगे कि सर सवाल ने कहीं पे भी नहीं बताया है कि पहली बार ये दोनों लोग कब मिले थे और सीधे पूछ रहा है दोबारा कब मिलेंगे, ऐसे कैसे बताएंगे सर। तो लॉजिक लगाइए, हमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि पहली बार ये कब मिले थे। कुछ दिमाग लग रहा है, दिमाग चलना चाहिए सर। कहोगे कि सर जब स्टार्टिंग लाइन पे ये दोनों लोग एक साथ थे तो वहीं पे तो ये पहली बार एक साथ मिले थे, यानी कि इनडायरेक्टली बताया गया है कि स्टार्टिंग लाइन पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जब ये दोनों लोग एक साथ थे ना सर, वहां पे ये पहली बार एक साथ थे, यानी कि पहली बार मिले थे। इसलिए सवाल पूछ रहा है कि बताइए दोबारा ये स्टार्टिंग लाइन पे कितने देर के बाद मिलेंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया सर कि पहली बार ये दोनों लोग एक साथ कब थे। अब दूसरा डाउट ये है सर कि मुझे यहां पे बोला जा रहा है कि ये लोग एक ही डायरेक्शन में साइकिलिंग करेंगे। अब एक ही डायरेक्शन में तो ये ऐसे भी जा सकते हैं सर, एक ही डायरेक्शन में ये ऐसे भी जा सकते हैं सर। मुद्दा है कैसे जाएंगे। तो जवाब होगा आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे पूरे सवाल की कहानी हमारी होती है क्लियर। तो अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। समझना, पहले इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करो कि ये जो बात बोली जा रही है सर कि दोबारा से ये कितने समय के बाद स्टार्टिंग लाइन पे मिलेंगे, क्या ये वाली सिचुएशन पॉसिबल भी है? बिल्कुल पॉसिबल है। इमेजिन करना, मेरे उंगलियों पे ध्यान देना। यहां पे ये हम कंसीडर करेंगे सर कि मेरी ये वाली जो उंगली छोटे वाले सर्कल के नजदीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रवीश को, और ये वाली उंगली जो कि बड़े वाले सर्कल के नजदीक है, ये रिप्रेजेंट करेगी प्रिया को। तो यहां पे जब ये दोनों लोग एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे, एक ही डायरेक्शन में साइकिल करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरे उंगलियों पे ध्यान देना। देखो यहां पे, तो ये हमारे रवीश भाई, ये है प्रिया मैडम। तो देखना यहां पे, मुझे पता है पहले से सर कि रवीश की स्पीड ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कहानी साइकिलिंग की जब स्टार्ट होगी तो कुछ ऐसी रहेगी सर, कुछ ऐसी रहेगी सर, कुछ ऐसी रहेगी, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी रहेगी सर। तो बिल्कुल समझ में आता है सर कि एक बार साइकिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे जरूर मिलेंगे। यानी ये बात बिल्कुल सही है। ये हम जब सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो समझ में आ जाता है सर। तो यहां पे अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। तो सवाल में वर्क करने के लिए नंबर्स क्या क्या है, कह दोगे सर वर्क करने के लिए नंबर्स यही दोनों हैं।
तो इससे ये कंफर्म होता है कि या तो इन्हीं का HCF निकालना होगा तो आंसर आएगा, या तो LCM निकालना होगा तो आंसर आएगा सर। अब यहां पे हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि घोड़ों का जो HCF या LCM होता है वो घोड़ा ही आता है, कभी भी गधा नहीं आ सकता। अगेन सर, आमों का जो HCF LCM होगा वो आम ही आएगा, कभी भी अमरूद नहीं आ सकता है। तो यहां पे ये डेटा क्या है, कहोगे सर ये डेटा टाइम का है, ये डेटा टाइम इंटरवल का है और हमें इन्हीं का HCF या LCM निकालना है। तो लॉजिक कहता है कि टाइम इंटरवल का HCF LCM निकालेंगे तो आंसर भी टाइम इंटरवल ही आएगा सर। अगर टाइम इंटरवल का HCF LCM निकालेंगे तो आंसर भी टाइम इंटरवल भी ही आएगा सर। और मुझसे पूछा भी जा रहा है टाइम इंटरवल भी ही, मुझसे पूछा जा रहा है सर कि बताइए ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद मिलेंगे। तो कितने देर के बाद मिलेंगे, यानी कि टाइम इंटरवल ही पूछा जा रहा है। तो समझ में आता है कि HCF या LCM निकालेंगे तो टाइम इंटरवल ही आएगा और पूछा भी जा रहा है टाइम इंटरवल ही सर। यानी कि हम ये श्योर हैं कि जब हम इनका LCM या HCF निकालेंगे तो डायरेक्टली आंसर पे पहुंचेंगे सर, डायरेक्टली आंसर पे पहुंचेंगे। अब मुद्दा ये है HCF या LCM दिमाग लगाते हैं तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंटर यूज करेंगे सर। पॉइंटर ये होगा कि हम ऑलरेडी ये सीख के आ रहे हैं कि गिवन नंबर्स का LCM कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। हम जानते हैं, हम सीख के आ रहे हैं सर कि गिवन नंबर्स का LCM कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता है सर। तो यहां पे थोड़ा सा आंसर को एनालाइज करते हैं। तो अगर आंसर को एनालाइज करेंगे सर तो यही मेरा गिवन डेटा है। तो इन दोनों में भी छोटा वाला कौन है, कह दोगे सर इनमें भी छोटा वाला नंबर ये है। तो हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं सर कि क्या मेरा आंसर इससे छोटा हो सकता है, क्या मेरा आंसर इससे छोटा हो सकता है। तो रैंडमली एक नंबर कंसीडर कर लिया इससे छोटा, मान लो इससे छोटा रैंडमली एक नंबर कंसीडर कर लिया 9 मिनट। तो क्या मेरा आंसर 9 मिनट हो सकता है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब क्या मेरा आंसर 9 मिनट हो सकता है, इसका मतलब क्या है, सवाल के अनुसार इसका मतलब यह है सर कि ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 मिनट के बाद मिलेंगे। यही मतलब निकलता है सर कि ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 मिनट के बाद मिलेंगे। चेक करके देखते हैं बात सही है कि नहीं। तो देखो 9 मिनट को अगर हम एनालाइज करें तो मेरा दिमाग चल रहा है कि सर पूरा एक चक्कर जब मारेंगे, पूरा एक चक्कर जब मारेंगे तभी तो जाके वो स्टार्टिंग लाइन पे दोबारा से पहुंचेंगे। कहोगे सर यहां से जब वो शुरू करेंगे तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट होगा तभी तो जाके दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे मिलेंगे। अब ये जो 9 मिनट की कहानी आपने निकाली है इसके हिसाब से समझना सर, तुरंत मुझे पता है कि प्रिया को एक पूरा चक्कर लगाने में लगने हैं 18 मिनट। तो 9 मिनट में प्रिया कहां होगी सर, कहोगे 9 मिनट में तो प्रिया आधे रास्ते पे ही होंगी सर, आधे रास्ते पे ही होंगी सर। तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि हमने जो माना है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिचुएशन आंसर की तब बनती जब प्रिया एक कंप्लीट चक्कर मार के दोबारा यहां पे पहुंचती। लेकिन हमने देखा कि इस आंसर पे तो प्रिया अभी आधे रास्ते पे ही है, यहां तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है सर। अगेन और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा मानना गलत है। कैसे, देखो तो 9 मिनट में प्रिया मैडम यहां पे है सर आधे रास्ते पे, और 9 मिनट में अब देखिए रवीश भाई कहां होंगे। तो रवीश भाई को टोटल लगते हैं 12 मिनट एक चक्कर मारने में, यानी 6 मिनट में रवीश भाई आधे रास्ते पे होंगे। तो 9 मिनट का मतलब है कि रवीश भाई थोड़ा आगे होंगे ना सर, थोड़ा आगे होंगे ना। तो प्रिया से आगे है सर, ये कंफर्म है कि 9 मिनट में रवीश भाई प्रिया से आगे हैं। अब सवाल के अनुसार दोनों दोबारा मिलने चाहिए, तो 9 मिनट में जब दोनों एक साथ है ही नहीं तो दोबारा मिलने का तो सवाल ही नहीं आता है सर। तो कई तरीके से यह पता चल रहा है कि जैसे ही मैंने अपने आंसर को
गिवन डेटा से छोटा माना सर सिचुएशंस फेल हो रही है, यानी कि मेरा मानना गलत है, यानी कि हम श्योर हो चुके हैं कि मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा नहीं हो सकता, और हम जानते हैं कि गिवन नंबर्स का एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो अब हम श्योर हो चुके हैं कि सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालने की जरूरत है सर। तो बस फटाफट लग जाओ काम पे। तो यहाँ पे फटाफट तरीके से निकाल लेते हैं एलसीएम, ध्यान से सुनना। तो नंबर है 18 और 12 लिख लेते हैं सर यहाँ पे 18 और 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं सर। तो देखो इसको मुंह जबानी दिमाग में ही कर सकते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं सर 9 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अगेन 12 को लिख सकते हैं सर 3 इंटू 4 12, तो 3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे दिख रहा है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा सर। तो इसको ज़्यादा बेटर रहेगा लिखना 2 स्क्वायर इंटू 3। ज़्यादा बेटर क्या रहेगा लिखना सर 2 स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 1। ठीक है, अब आगे एलसीएम निकालने का प्रोसीजर पता है, क्या करते हैं सर? तो अपने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कंबाइंड वे में देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। क्या क्या अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, क्या दोगे सर? अलग अलग टाइप में 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी कि जो एलसीएम की कहानी आएगी सर उसमें 2 होगा, उसमें 3 होगा। पावर क्या जाएगी सर? तो बड़ी वाली पावर जाती है एलसीएम के लिए। तो 2 में कंपैरिजन करें तो एक जगह पावर 1 है, एक जगह 2 है, बड़ी वाली 2 है, बड़ी वाली को ले लेंगे। 3 में कंपैरिजन करें तो एक जगह पावर 2 है, एक जगह पावर 1 है, बड़ी वाली 2 है, बड़ी वाली को ले लेंगे सर। ले लिया यहाँ पे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। तो एलसीएम निकाल लिया है सर 36 मिनट्स। तो यहां पे अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों दोस्त दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। क्लियर हुआ होना चाहिए, फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है सर, तो दोबारा से ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट से 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब यहां पे एड ऑन क्वेश्चन पे आते हैं। इसको ध्यान से सुनना कि एड ऑन क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बेहतरीन एड ऑन क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सर कि व्हेन दे मीट अगेन हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द ट्रैक हैड बीन कवर्ड बाय द बोथ इंडिविजुअल्स। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये दोबारा से मिल रहे हैं ना, तो उस दौरान में बताइए दोनों लोगों ने इंडिविजुअली कितनी बार ट्रैक का चक्कर लगा लिया है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये लोग दोबारा से मिल रहे हैं तो उस दौरान में इन लोगों ने ट्रैक का कितनी बार चक्कर लगा लिया है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है सर कि स्टार्टिंग से ये दोनों लोग दोबारा से 36 मिनट के बाद मिलेंगे, यानी 36 मिनट में ये देखते हैं कि दोनों लोगों ने ट्रैक का कितनी बार चक्कर लगा लिया। सबसे पहले प्रिया मैडम की बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि प्रिया मैडम को ट्रैक का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाइए। अगर 18 मिनट में एक चक्कर लगता है तो 36 मिनट में प्रिया मैडम ने कितना चक्कर लगा लिया होगा, कह दोगे सर? कि 36 को 18 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 चक्कर 2 राउंड्स। यानी कि दोबारा से जब ये दोनों मिल रहे हैं उस दौरान में प्रिया मैडम ने इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगा लिए हैं सर। अगेन इसी तरीके से रवीश पे बात कर लेते हैं। रवीश ने इतने टाइम में कितने चक्कर लगा लिए? तो टोटल 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं और रवीश को एक चक्कर में लगते हैं 12 मिनट। अगेन यूनिटरी मेथड लगा लोगे, 12 3 जा 36 कह दोगे। इतने देर में रवीश भाई ने 3 चक्कर मार लिए हैं सर। तो ये भी कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रिया ने इस दौरान में 2 चक्कर लगा लिए, रवीश ने इस दौरान में 3 चक्कर लगा लिए। सर ये भी पूछा जा सकता था कि दोनों ने कंबाइंड वे में कितने चक्कर लगा लिए, तो क्या दोगे? दोनों ने कंबाइंड वे में 3 + 2 5 चक्कर लगा लिए। सर कुछ भी पूछे कैलकुलेट कर सकते थे। एक बेहतरीन सवाल, धांसू सवाल, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 2 sections, section A and section B of class 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B.
Determine the minimum number of books required for their class library so that it can be distributed equally among students of section A और section B. फिलहाल यहाँ तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सी लैंग्वेज है। तो बोला जा रहा है सर कि किसी स्कूल में क्लास 10th में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सवाल ने मुझे बता दिया है कि सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स के बीच में बांटने के लिए हमें ढेर सारी किताबें मंगवानी है। इन स्टूडेंट्स के बीच में बांटने के लिए हमें ढेर सारी किताबें मंगवानी है। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए इन स्टूडेंट्स के बीच में बांटने के लिए कम से कम मिनिमम कितनी किताबें मंगवानी चाहिए, जहां पे 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब कंडीशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो पहली कंडीशन यहां पे ये है कि आप जितनी भी किताबें मंगवाओगे ये ध्यान में रखते हुए मंगवाना कि इन किताबों को दोनों में से किसी भी सेक्शन के स्टूडेंट्स में जब बांटा जाएगा तो हर एक उस सेक्शन के स्टूडेंट को बराबर संख्या में किताबें मिलनी चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब हुआ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं x नंबर ऑफ किताबें मंगवाता हूं। अब इन x नंबर ऑफ किताबों को जब मैं सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बांटता हूं तो मान लो हर एक सेक्शन ए के स्टूडेंट को 3-3 किताबें मिलती हैं। अब यहीं पे इन x नंबर ऑफ किताबों को जब मैं सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांटता हूं तो मान लो हर एक स्टूडेंट को 2-2 किताब मिलती है सर। तो यही कंडीशन है कि आपको ध्यान रखना है कि इतनी किताबें मंगवाओ कि आप जब किताबों को सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बांट रहे हो या फिर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांट रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। जिस भी सेक्शन के स्टूडेंट्स के बीच में बांट रहे हो उन सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स को बराबर संख्या में किताबें मिलनी चाहिए। यह बात यहां पे और के इस्तेमाल से बोली गई है, इसलिए मैं बार बार लैंग्वेज में ऐसा बोल रहा हूं कि किताबों को जब हम सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बांटें या फिर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांटें। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। कंडीशन ये है सर कि आपको इतनी किताबें मंगवानी है सच दैट आप उन किताबों को जब सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बांटोगे तो सेक्शन ए के हर एक स्टूडेंट को बराबर संख्या में किताबें मिलनी चाहिए। अगेन उतनी ही किताबों को जब तुम सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांटोगे तो उनको भी, यहां पे सेक्शन बी के सारे स्टूडेंट्स को भी बराबर संख्या में किताबें मिलनी चाहिए। अब आते हैं सर दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन यहां पे ये है कि जब आप इन किताबों को सेक्शन ए के बीच में बांट रहे हो या फिर सेक्शन बी के बीच में बांट रहे हो, किताबें बचनी नहीं चाहिए। यानी कि आप जब अपनी उन किताबों को मान लो सेक्शन ए के बीच में बांट रहे हो सर, तो पूरी किताबें सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स में बट जानी चाहिए, बट के फिनिश हो जानी चाहिए, कुछ भी किताबें बचनी नहीं चाहिए। अगेन यही काम सेक्शन बी में भी होना चाहिए। यानी कि अगर उतनी ही किताबों को आप सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांट रहे हो तो वो सारी किताबें सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में पूरी बट जानी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए सर। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो सवाल क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। फिर से पूरा सवाल फटाफट तरीके से चंद लफ्जों में समराइज कर देता हूं। तो किसी स्कूल में क्लास 10th में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। तो इन सेक्शन के स्टूडेंट्स के बीच में बांटने के लिए हम ढेर सारी किताबें मंगवाना चाह रहे हैं। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए कम से कम मिनिमम इनके बीच में बांटने के लिए कितनी किताबें मंगवानी चाहिए सच दैट 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि आपको इतनी किताबें मंगवानी है सच दैट
कि इन किताबों को आप सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बांटो या फिर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांटो। ध्यान ये रखना है कि जिस भी सेक्शन के स्टूडेंट्स के बीच में बांट रहे हो उन सेक्शन के सारे स्टूडेंट्स को बराबर संख्या में किताबें मिलनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी किताबों को जिन भी सेक्शन में बांट रहे हो उस सेक्शन में सारी किताबें कंज्यूम हो जानी चाहिए, कोई भी किताबें बचनी नहीं चाहिए सर। तो सवाल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सवाल क्लियर है तो अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। तो कहोगे सर वर्क करने के लिए दो ही नंबर्स हैं 32 और 36, यानी कि ये श्योर है सर कि सॉल्व करने के लिए इन्हीं का या तो एलसीएम निकालना होगा या तो एचसीएफ निकालना होगा। अगेन समझना सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि घोड़ों का एचसीएफ या एलसीएम घोड़ा ही आता है, गधा नहीं आता। अगेन पता है सर कि आमों का एचसीएफ एलसीएम आम ही आता है, अमरूद नहीं आता। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं सर? तो कहोगे सर ये जो क्वांटिटीज़ है ये स्टूडेंट्स की संख्या बता रही है, यानी कि सर अगर स्टूडेंट्स की संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो स्टूडेंट्स की संख्या ही आएगा सर, किताबों की संख्या नहीं आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि स्टूडेंट्स की संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे सर तो स्टूडेंट्स की ही संख्या आएगी, किताबों की संख्या तो आएगी नहीं, और मुझे तो किताबों की संख्या निकालनी है। कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस, आपका लॉजिक चलना चाहिए। लॉजिक ये चलना चाहिए सर कि ये जो किताबें हैं ये बटनी तो स्टूडेंट्स के बीच में ही है ना, तो एक तरीके से यहाँ से जो स्टूडेंट्स की संख्या आ रही है ये मुझे किताबों की ही संख्या दे रही है। ये कॉमन सेंस, ये आपका लॉजिक चलना चाहिए। यानी इस लॉजिक के हिसाब से तुरंत आप कह दोगे कि सर यहाँ से हम जो एचसीएफ एलसीएम निकाल कर आंसर निकालेंगे ये सीधे सीधे मुझे किताबों की ही संख्या देगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मन में अगला सवाल ये आता है कि सर सॉल्व करने के लिए इनका एचसीएफ निकाला जाए या एलसीएम निकाला जाए। तो अब जवाब को ध्यान से सुनना। तो मुझे पता है सर कि गिवन नंबर्स का एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। तो आंसर एनालाइज करते हैं। तो ये मेरा गिवन डेटा है, इसमें भी छोटा वाला कौन है? कह दोगे सर ये छोटा वाला है। तो चेक करके देखते हैं कि क्या मेरा आंसर इससे छोटा हो सकता है क्या। तो इससे छोटा रैंडमली मान लो एक नंबर मान लेते हैं 30। तो क्या मेरा आंसर 30 हो सकता है? अब मेरा आंसर 30 हो सकता है, इसका मतलब क्या है? तो कहोगे सर सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या हम 30 किताबें मंगवाने वाले हैं बांटने के लिए। यही हो जाएगा ना मतलब कि क्या हम बांटने के लिए 30 किताबें मंगवा रहे हैं। चेक करके देखते हैं। तो अगर हम बांटने के लिए 30 किताबें मंगवाते हैं तो क्या होगा? मान लो इन किताबों को हम सेक्शन ए में बांटने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे सर और हर एक बच्चे को एक एक किताब भी देंगे ना, फिर भी 2 ऐसे बच्चे रह जाएंगे जिनको किताबें मिलेंगी ही नहीं। कंडीशन हो गई फेल, क्योंकि बोला गया था कि आप जो भी किताबें मंगवाओगे आप उसको किसी भी सेक्शन में बांटो, उस सेक्शन के हर एक बच्चे को बराबर किताबें मिलनी चाहिए सर। तो इस सिचुएशन में हमने जो माना ये वाली कंडीशन फेल हो जा रही है। अगेन यहाँ पे भी फेल हो जाएगी। अगर आप 30 किताबों को 36 स्टूडेंट्स में बांटने की कोशिश करोगे तो हर एक स्टूडेंट को एक किताब भी दोगे, फिर भी 6 ऐसे स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिनको किताबें मिलेंगी ही नहीं। यानी अगेन बराबर बंटने वाली कंडीशन फेल हो गई। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने अपने आंसर को गिवन डेटा से छोटा माना, कंडीशन फेल हो जा रही है, यानी कि हमारा मानना गलत है। यानी कि हम ये श्योर हो चुके हैं कि मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा नहीं हो सकता। और हम ये जानते हैं कि गिवन नंबर्स का एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता, जिससे अब हम श्योर हो चुके हैं कि सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। तो फटाफट अब लग जाओ काम पे सर। तो यहाँ पे फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो नंबर्स हैं 32 और 36, एलसीएम निकालते हैं सर। ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन करें सबसे पहले 32 का, तो कह दोगे सर 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो 1 2 3 4 5 बार 2 आया, यानी कि 2 की पावर 5।
अब 36 पे आ जाते हैं सर। 36 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को लिख लेते हैं। कौन कितनी बार? 2 आया सर 2 बार, 3 भी आया यहाँ पे 2 बार सर। अब अगला स्टेप जानते हैं, यहाँ पे कंबाइंड वे में फैक्टराइजेशन में ये देखते हैं सर कि अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या अकर हुए। तो दिख रहा है सर अलग अलग वैरायटी में 2 अकर हुआ, 3 अकर हुआ, यानी एलसीएम की कहानी में 2 आएगा 3 आएगा। तो इनकी पावर क्या होगी? तो अगेन रूल पता है सर, बड़ी वाली पावर उठाते हैं। 2 में कंपेयर करेंगे सर तो पावर है 5 और 2, बड़ी वाली कौन है सर? बड़ी वाली 5 है, यानी बड़ी वाली को उठाएंगे। 3 में देखें तो कहोगे सर एक ही 3 वाली कहानी है, तो जो इसकी पावर होगी वही ले लेंगे, तो पावर इसकी 2 है तो इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। तो एलसीएम क्या निकल के आ रहा है? तो यहाँ पे क्या दोगे सर कैलकुलेशन करने के बाद कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हो जाएगा 9 2 जा 18 1, 9 3 जा 27 128, 288 आ रहा है एलसीएम। यानी कि बच्चों के बीच में बांटने के लिए सिचुएशन के हिसाब से, दोनों कंडीशंस के हिसाब से हमें 288 किताबें मंगवानी चाहिए। फटाफट नोट डाउन करो। तो कितनी किताबें मंगवाएंगे? कह दोगे सर 288 किताबें मंगवाएंगे। अब समझना बात को यहाँ पे, ठीक है सर 288 किताबें आ गई। अब यहाँ पे एक एड ऑन सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सर। अब देखो एड ऑन सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। तो कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स दैट विल बी गिवन टू ईच स्टूडेंट। तो हर एक स्टूडेंट को जब किताबें बटेंगी तो कितनी कितनी किताबें मिलेंगी ये बताइए। तो देखो बता सकते हैं। सबसे पहले ये मानते हैं कि ये किताबें सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बटी, ठीक है सर। तो अगर इतनी किताबें ए के स्टूडेंट्स के बीच में बटेंगी सर, तो हर बच्चे को कितनी मिलेंगी? यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। क्या दोगे सर? टोटल किताबें आई हैं 288, इनको मुझे बराबर बराबर बांटना है 32 स्टूडेंट्स के बीच में, तो हर एक को कितनी मिलेंगी? तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो दिख रहा है सर ये 8 से चला जाएगा, तो 8 4 जा, यहाँ पे बोल दोगे 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4 8 6 जा 48, 4 9 जा 36। तो कह दोगे कि जब ये किताबें सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बटेंगी तो हर एक स्टूडेंट को 9 किताबें मिलेंगी। अब मान लो यही किताबें सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बटती हैं, तब हर एक को कितनी मिलेंगी? अब देखना यहाँ पे फिर से यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे दिख रहा है सर 4 से जाएगा, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। यानी कि अगर यही किताबें सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बटती हैं सर, तो हर एक बच्चे को बराबर बराबर, हर एक सेक्शन बी के बच्चे को बराबर बराबर 8 किताबें मिलेंगी। यानी अगर इतनी किताबें मंगवाते हैं और सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के बीच में बांटते हैं तो हर एक सेक्शन ए के स्टूडेंट को 9 किताबें मिलेंगी, और अगर इतनी ही किताबें सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के बीच में बांटते हैं तो हर एक सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को 8 किताबें मिलेंगी। सर फटाफट नोट डाउन करो, अगेन एक तगड़ा सवाल। क्लियर है सर? कहानी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance with complete steps? फिलहाल यहां तक की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतनी इंग्लिश आती है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि सवाल के लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सवाल में एक कंफ्यूज करने वाली कहानी आ रही है, वो है स्टेप्स मेजर। इसका क्या मतलब हुआ सर? ध्यान से समझना। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी अगर कोई इंसान चलता है ना, तो चलने के दौरान उसके दोनों पैरों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है। आपने देखा होगा
कि कभी भी अगर कोई इंसान चलता है या दौड़ता है तो उस दौरान उसके पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन्ड होता है। उसी को हम स्टेप्स मेजर कहते हैं या स्टेप्स डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है सर, ये समझ गए। अब यहां पे एक चीज आपको दिखी, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है कि सर ये स्टेप ऑफ टुगेदर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहा जा रहा है सर कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 3 दोस्त निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक करने के दौरान तीनों दोस्तों का स्टेप मेजर यानी कि पैरों के बीच का डिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर दिया गया, हमें बताया गया है कि एक इंसान का स्टेप मेजर है 40 सेंटीमीटर, एक इंसान का स्टेप मेजर है 42 सेंटीमीटर, एक और इंसान का स्टेप मेजर है 45 सेंटीमीटर। तो यहां पे बोला जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए 3 दोस्त निकलते हैं और तीनों दोस्तों का स्टेप मेजर मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ध्यान से सुनना। तो बोला जा रहा है कि ग्राउंड पे पहुंचते ही जहां वो मॉर्निंग वॉक करेंगे, वो एक साथ मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में अब ये बताइए कि ये तीनों के तीनों मिनिमम कितने डिस्टेंस तक चलेंगे। ये बताइए कि ये तीनों के तीनों मिनिमम कितने डिस्टेंस तक चलेंगे, कम से कम कितने डिस्टेंस तक चलेंगे, जहां पे हमें 2 कंडीशंस गिवन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन यहां पे ये गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन ये गिवन है कि तीनों के तीनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे। यानी कि समझना, एग्जाम्पल के लिए अगर ये वाला आदमी x मीटर तक चलता है तो ये भी x मीटर चलेगा, ये भी x मीटर चलेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि एक साथ जब चलना स्टार्ट करेंगे तो तीनों को बराबर डिस्टेंस तक चलना है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो डिस्टेंस ये तीनों चलने वाले हैं ना, वो इनके द्वारा एग्जैक्ट तरीके से स्टेप मेजर में कवर होनी चाहिए। वो इनके द्वारा एग्जैक्ट तरीके से स्टेप मेजर में कवर होनी चाहिए। कंप्लीट स्टेप्स में ये डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ सर कि एग्जैक्ट मेजर में कवर होनी चाहिए, कंप्लीट स्टेप्स में कवर होनी चाहिए। समझना बात को। तो मान लेते हैं तीनों बराबर बराबर x मीटर चलते हैं, बराबर बराबर x मीटर चलते हैं तीनों। ध्यान से देखना, ये कंप्लीट स्टेप्स का क्या मतलब है। अब मान लो इस वाले को उठाते हैं तो इसका 2 पैरों के बीच का गैप चलने के दौरान 42 सेंटीमीटर का होता है। तो मान लो यहां से ये स्टार्ट ले रहा है चलना, ठीक है सर। तो इसने इस तरीके से 42 सेंटीमीटर करते हुए 42 सेंटीमीटर करते हुए ये चल रहा है। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि ये पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये एकदम बराबर तरीके से करते हुए कवर हो जाना चाहिए। यानी कि ऐसा कुछ ना हो जाए, समझना, ऐसा कुछ ना हो जाए कि एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां पे अब जगह बची है चलने के लिए 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि भैया उसके पैरों के बीच का गैप कंप्लीट स्टेप में है 42 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट स्टेप नहीं हो पाएगा ना पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब कंप्लीट स्टेप तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मतलब पूरी दूरी एकदम बराबर कंप्लीट स्टेप्स में कवर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस वाले ने इस दूरी को 10 बराबर कदमों में कवर कर लिया तो 10 कंप्लीट स्टेप हुए। मान लो इसने इसी दूरी को 15 बराबर कदमों में कवर कर लिया तो एकदम कंप्लीट स्टेप। इस टाइप की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। तो अगेन सेकेंड कंडीशन यहां पे ये है कि उस पर्टिकुलर दूरी को ये तीनों लोग एकदम कंप्लीट स्टेप्स में कवर करने चाहिए सर। तो यहां पे पूरे सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समराइज करके बता दूं तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि 3 लोग मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह निकले हैं। तीनों का स्टेप मेजर मुझे प्रोवाइड कर दिया गया है। एक का स्टेप मेजर है 40 सेंटीमीटर, एक का स्टेप मेजर है 42 सेंटीमीटर, एक का स्टेप मेजर है 45 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि तीनों लोग एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए तीनों लोग कम से कम कितनी दूरी तक चलेंगे। तीनों लोग अब बताइए कम से कम कितनी दूरी तक चलेंगे, सच दैट 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
पहली कंडीशन कि तीनों लोगों को बराबर दूरी तक चलना है, जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, उतना ही ये चलेगा। और दूसरी कंडीशन कि ये जो बराबर दूरी तीनों लोग कवर करेंगे ये इनके द्वारा कंप्लीट स्टेप्स में कवर होनी चाहिए। सर समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब सवाल क्लियर है तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक तगड़ा सवाल, एक मजेदार सवाल। तो सर बताओ वर्क करने के लिए मेरे पास नंबर्स क्या क्या हैं? कहोगे सर वर्क करने के लिए यही 3 नंबर्स हैं, यही 3 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो इतना तो श्योर है सर कि वर्क करने के लिए चूंकि यही 3 नंबर्स अवेलेबल हैं तो इन्हीं 3 का या तो HCF लेंगे तो काम होगा या तो LCM लेंगे तो काम होगा। अब समझना, अगेन मुझे पता है सर कि घोड़ों का HCF LCM घोड़ा ही होता है, गधा नहीं होता। अगेन आमों का HCF LCM आम ही होता है, अमरूद नहीं होता। तो ये चीज क्या है सर? ये स्टेप डिस्टेंस है, एक तरीके से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंसेस का HCF LCM लीजिएगा तो रिजल्ट भी तो डिस्टेंस ही आएगा ना, और हमसे डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है। तो मेरा दिमाग चल रहा है कि हम जो HCF या LCM की कहानी से आंसर निकालेंगे ये डायरेक्टली मुझे आंसर तक पहुंचा देगा, क्योंकि डिस्टेंसेस का HCF LCM निकालेंगे डिस्टेंस ही आएगा और हमसे डिस्टेंस ही तो पूछा जा रहा है सर। अब मुद्दे की बात यह है कि HCF ले सर या LCM से काम होगा। दिमाग लगाते हैं। तो मुझे एक रूल पता है कि गिवन नंबर्स का LCM कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं आ सकता है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए आंसर को एनालाइज करते हैं। तो इन तीनों गिवन नंबर में भी सबसे छोटा वाला कौन है? तो तीनों में भी सबसे छोटा वाला ये है। तो अब मैं दिमाग लगा रहा हूं कि क्या मेरा आंसर इससे छोटा हो सकता है? क्या मेरा आंसर इससे छोटा हो सकता है? रैंडमली इससे छोटा एक नंबर ले लिया 35 सेंटीमीटर। तो क्या मेरा आंसर 35 सेंटीमीटर हो सकता है? अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये जो आपने माना है इसका मतलब ये निकल रहा है सर कि कम से कम तीनों लोग 35 सेंटीमीटर चलेंगे। कम से कम तीनों लोग 35 सेंटीमीटर चलेंगे, इसका यही मतलब निकल रहा है सर। तो आपके मानने के हिसाब से यहां पे मतलब निकल रहा है कि हर एक इंसान 35 सेंटीमीटर चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या? एनालाइज करो, आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर यहां पे इनके बीच में कदमों की दूरी ही अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इसके लिए कदम की दूरी है 40 सेंटीमीटर और आप बोल रहे हो 35 सेंटीमीटर ही चलना है। यानी कि कह दोगे सर ये जो डिस्टेंस आप चलने बोल रहे हो वो कंप्लीट स्टेप में फिट ही नहीं बैठेगा, कंप्लीट स्टेप में फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि कंप्लीट स्टेप के लिए कम से कम 40 तो होना चाहिए था ना सर। ये तो डिस्टेंस 35 ही है। तो ये डिस्टेंस ना ही इसके लिए कंप्लीट स्टेप में फिट बैठ रहा है, ना इसके लिए कंप्लीट स्टेप में फिट बैठ रहा है, ना इसके लिए कंप्लीट स्टेप में फिट बैठ रहा है सर। तो कंडीशन फेल हो जा रही है। यानी कि जैसे ही मैं अपने आंसर को गिवन डेटा से छोटा मान रहा हूं कंडीशन फेल हो जा रही है, जिससे यह साबित होता है सर कि हमारा मानना गलत है। यानी कि इससे यह साबित होता है कि हमारा आंसर गिवन डेटा से छोटा नहीं हो सकता। और चूंकि हमें पता है कि गिवन नंबर्स का LCM कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता, तो अब हम श्योर हो चुके हैं कि सॉल्व करने के लिए LCM लेने की जरूरत है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब यहां पे फटाफट LCM लेके आंसर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अगर LCM निकाला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन से तो नंबर है सर 40, 42, 45, 40, 42 और 45। ध्यान दीजिएगा सर यहां पे। तो फैक्टराइजेशन करते हैं फटाफट। सबसे पहले 40 का करते हैं तो क्या दोगे सर 220 जा, आगे कहोगे सर 210 जा, फिर कहोगे सर 25 जा। तो 2 ही फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5 यूज कर लेते हैं सर। कौन कितनी बार? तो 2 आया है सर 3 बार, 5 आया है 1 बार। अब 42 पे आते हैं। 42 की बात करेंगे तो क्या दोगे सर 221 जा, 37 जा। यानी कि सर 3 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 3 7 लिख लेते हैं, 2 3 7। कौन कितनी बार? सब 1 बार आया सर। अब 45 पे आ जाते हैं सर। तो दिमाग में ही कर सकते हो, 15 3 जा 45। चलो लिख ही लेते हैं एक बार। तो कह दोगे सर यहाँ पे 15 3 जा तो 3 15 जा और इसके बाद 3 5 जा। तो इसके फैक्टर सारे 3 और 5 लिख लेते हैं। 3 और 5 कौन कितनी बार आ रहा है सर? 3 2 बार, 5 आ रहा है 1 बार।
अब फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया। अब आगे की कहानी बहुत अच्छे से जानते हो सर कि अब कंबाइंड वे में अपने फैक्टराइजेशन में अपने प्राइम फैक्टर्स में ये देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, सबको उठा लेंगे, हर अलग वैरायटी को उठा लेंगे। तो अलग अलग टाइप में अगर देखा जाए सर तो कहोगे 2 दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। और क्या दिख रहा है, कहोगे सर 3 दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। और क्या दिख रहा है, कहोगे सर 5 दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। और क्या दिख रहा है, कहोगे सर 7 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। कौन कितनी बार आएगा, अब इसको ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एनालाइज किया जाए, सबसे पहले 2 को कंपेयर करें सर, तो 2 में यहाँ पे पावर आ रही है 3 और एक बड़ी वाली हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं, यानी कि 3 ले लेंगे पावर। 3 में देखा जाए सर तो 3 में पावर एक बार 1 दिखा, एक बार 2, बड़ी वाली लेते हैं यानी 2 को ले लेंगे। 5 में देखें सर तो दोनों ही जगह 5 में पावर 1 ही दिख रहा है, तो जब सेम ही है वही वाली ले लेंगे। 7 को देखें सर एक ही बार आया है, तो जो पावर है वही ले लेंगे, ले लिया। यानी कि यही सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम होगा, यानी कि समझना 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो ध्यान देना सर, कह दोगे यहाँ पे 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 72 इंटू 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो 72 इंटू 35 निकालना है, निकाल लेते हैं। 72 इंटू 35 कितना हो जाएगा देखो, तो कह दोगे सर 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 1, 7 5 जा 35, 36। इसके बाद कह दोगे 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो 0 6 2 12, यहाँ पे 1 3 1 4 1 5, यहाँ पे 2 2 5 2 0। तो क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 2520 सेंटीमीटर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि आप बोलोगे सर कि सवाल के अनुसार तीनों लोगों को कम से कम इतनी डिस्टेंस तो ट्रैवल करनी है, कम से कम तीनों को 2520 सेंटीमीटर ट्रैवल करना ही करना है। फटाफट पहले इतनी कहानी नोट डाउन करो। ये सभी को क्लियर हो गया सर, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं सर। अब देखो एड ऑन सवाल क्या है। एड ऑन सवाल में कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स ईच विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस तीनों लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो अब हमें बताना है कि ये हर एक इंसान कितने कंप्लीट स्टेप्स में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ये पता करना है सर। अब देखना है यहाँ पे, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो हर एक इंसान इस डिस्टेंस को कितने स्टेप्स में कवर करेगा पता लगाते हैं, ध्यान से समझना सर। तो डिस्टेंस है 2520। सबसे पहले इसके लिए पता लगाते हैं 40 सेंटीमीटर वाले के लिए ये कितने स्टेप्स में कवर करेगा। तो क्या करेंगे सर, यूनिटरी मेथड, टोटल डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको करते हैं सर 40 से डिवाइड, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, समझना बात को, 0 से 0 गया सर, 4 6 जा 24 हो गया, बचा 1, 4 3 जा 12, यानी कि 63 स्टेप्स। तो कह दोगे सर ये जो इंसान था ना जिसके पैरों के बीच का गैप चलने के दौरान 40 सेंटीमीटर था, वो 63 स्टेप्स में इस डिस्टेंस को कवर कर देगा। अब ये वाला इंसान कितने में कवर करेगा सर, तो अगेन यूनिटरी मेथड 2520 डिवाइडेड बाई आपका 42। दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो कह दोगे सर 7 से ट्राई करते हैं, 7 6 जा 42, यहाँ पे कह दोगे सर 7 3 जा 21, बचेगा 4, 7 6 जा 42, 0 6 6 जा 36, 60, यानी कि कह दोगे सर ये 60 कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर लेगा। यानी ये इंसान जिसके चलने के दौरान पैरों के बीच का गैप 42 सेंटीमीटर था, ये 60 कंप्लीट स्टेप्स में इस डिस्टेंस को कवर करेगा। अब फाइनली इस वाले इंसान के लिए देख लेते हैं, अगेन यूनिटरी मेथड लगा दो, ऊपर लिख लेता हूं सर। तो 2520 है, इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किससे सर, 45 से। तो 5 से करते हैं, 5 9 जा, क्या दोगे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 9 से देख लेते हैं सर, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 9 5 जा 45, बचा 5 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, यानी 56 स्टेप्स। तो ये लेगा 56 स्टेप्स कवर करने में सर। तो तीनों लोग कितने कितने स्टेप्स में कवर करेंगे, कंप्लीट स्टेप्स में कवर करेंगे, ये पता हमने कर लिया है सर। अगेन सवाल ये भी पूछ सकता था कि बताइए
तीनों को जितने स्टेप्स लगेंगे वो कंबाइंड वे में कितने होंगे, तो कह दोगे सर तीनों को ऐड कर देते तो कंबाइंड वे में निकल के आ जाता। तो इसके साथ आज के लेक्चर की कहानी को यहीं पे करते हैं एंड। तो उम्मीद करूंगा जो भी पढ़ाया सब क्रिस्टल क्लियर समझ में आया और बड़ा खतरनाक टॉपिक हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी सवाल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।